एवरीवन। आज हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ मसल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। तो मसल्स चैप्टर की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी कि जो मसल टर्म है वो कहाँ से आई है। तो जो मसल टर्म है वो लैटिन वर्ड मस, जिसका मतलब है माउस, उससे आई है। इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये अगर जब आप मसल के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे कि उसका जो जैसे माउस में टेल होती है, उसी तरीके से जो इसका टेंडन्स है ना, वो माउस की टेल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसके जैसे लगने की वजह से इसका नाम मसल्स यानी कि माउस पर है, लैटिन से आया। उसके बाद डेफिनेशन कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जिसका काम क्या है, मूवमेंट्स को करना है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बॉडी की मोटर्स की तरह काम करता है। उसके बाद जो मसल्स की डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स आ जाते हैं। स्केलेटल मसल आप जानते हो कि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे वॉलंटरी मसल्स भी बोला जाता है। स्मूथ और कार्डिक मसल ये दोनों ही इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब हमारे पास आ जाता है इनके जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ इस टेबल में गिवन है और ये बहुत ही सिंपली बताए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो स्ट्राइटेड मसल है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। लिम्स में प्रेजेंट है, बॉडी वॉल में, टंग में, फेनेक्स में और ईसोफेगस की बिगनिंग में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। जो नॉन स्ट्राइटेड मसल जो हैं वो ईसोफेगस में, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में, इरीज में, आइज के, और आपके जो कार्डिक है वो वॉल्स ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपके कार्डिक है वो उससे नेम से क्लियर हो रहा है कि हार्ट के वॉल पे। बाकी आपको याद करने में जो नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हैं, अब देख सकते हो कोई भी आपके कंट्रोल, ईसोफेगस का जो नीचे वाला है डिस्टल पार्ट है वो वाला आपके कंट्रोल में नहीं है, ना ही आपका यूरिनोजेनिटल कैनाल। अब यूरिन आपके कंट्रोल में, यूरिनोजेनिटल कैनाल आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि यूरिन वाला पार्ट प्लस जेनाइटल पार्ट दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ब्लड वेसल जो हैं, इरीज आइज के। ठीक है, तो उसके उल्टा आप स्मूथ वाला देख सकते हो, जो जैसे लिम्स हैं, आप इसकी मूवमेंट खुद करते हो, बॉडी वॉल की होगी, टंग की होगी, फिनिक्स, तो आप यहाँ से इनकी एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि जो आपके स्मूथ जो स्केलेटल मसल्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बट जो नॉन स्ट्राइटेड होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, और जो कार्डिक है वो भी शॉर्ट और सिलेंड्रिकल होते हैं। ज़्यादातर जो इन दोनों की स्ट्रक्चर है, कार्डिक और स्केलेटन, दोनों की स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है। बस इसमें एक मेन डिफरेंस आ जाता है, वो होता है डिफरेंस कि इसमें जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना, उसमें आपके पास इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसकी जो मेन डिफरेंस, और ये ब्रांच नहीं होती, जनरली ये ब्रांच होते हैं। तो ये स्पिंडल शेप है, ये इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ये अनब्रांच चले जाते हैं, वो ब्रांच होते हैं, ये भी अनब्रांच होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी जो बाहरली जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो स्केलेटल मसल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको बोला जाता है सार्कोलीमा। बट अगर आप स्मूथ में देखोगे तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोला जाता है, प्लस कार्डिक की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोला जाता है। यानी कि अगर आपके पास सार्कोलीमा आ गया टर्म, तो आप ये समझ जाना कि आप स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो स्मूथ होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होते। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं प्रेजेंट होती, ना इसमें होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक फीचर है सिर्फ किसका, कार्डिक मसल्स का। उसके बाद इसमें जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ से होती है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम से। इससे इन दोनों को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है, इसी वजह से हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद जो ब्लड सप्लाई है जो स्केलेटल मसल्स को, वो बहुत ज़्यादा होती है, इनको और कार्डिक को भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो आपके स्केलेटल मसल्स है, ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से जल्दी थक भी जाते हैं। बट जो आपके स्मूथ है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, जो आपके कार्डिक है वो भी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट उनकी कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होने के बावजूद भी वो जल्दी थकते नहीं हैं। और ये आपको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी आपको पहले पता है।
उसके बाद हम डिफरेंट जो पार्ट्स हैं मसल्स की उनके बारे में बात करते हैं। ये हमने पीछे भी बहुत बार इन टर्म्स की बात कर लिया, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे भी हमने मसल्स की बात करी थी। तो यहाँ पे देखो मसल में सबसे पहले जहाँ से मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन होता है जहाँ से मतलब आपका जो मसल है ना वो स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को आप ओरिजिन बोलते हैं। ये हमेशा ही फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इंसर्शन होता है जहाँ पे एंड पे जाके इंसर्ट हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसका ही मेन होता है, ठीक है। जहाँ पे देख सकते हो कि मोस्टली ये मूव करता है ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लिम्ब मसल्स हैं, ओरिजिन ज़्यादातर प्रॉक्सिमल होता है इंसर्शन के। प्रॉक्सिमल मतलब किसी जैसे मान लो शोल्डर पे जो मसल है, बाइसेप ट्राइसेप ले लो, जो आपके शोल्डर के पास है वो रीजन, क्योंकि हम शोल्डर से देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ दूर है कौन सी पास है। तो अगर शोल्डर के पास है कोई चीज़ आप प्रॉक्सिमल टर्म यूज़ करते हो, अगर शोल्डर से दूर है आप उसके लिए डिस्टल टर्म। मतलब मेन ये टर्म किसके लिए, अगर आप किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देख रहे हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ से देखना है ये वाले पॉइंट को प्लस इस पॉइंट को, मेरा जो मेन पॉइंट है जहाँ से मैंने देखना है कि ये जो पॉइंट है वो पास है या दूर है, तो मैं इस टर्म से जब इस पॉइंट से एक एग्जैक्ट मैंने पॉइंट देख लिया कि इससे मैंने चेक करना है, तो इसके रिलेटेड ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पॉइंट वो प्रॉक्सिमल कंसीडर होएगा और ये वाला डिस्टल यानी कि दूर वाला और ये पास वाला। उसी तरीके से यहाँ पे बोलते हैं कि ओरिजिन ज़्यादातर प्रॉक्सिमल होता है इंसर्शन के कंपैरिजन में, इंसर्शन ज़्यादातर डिस्टल होती है। उसके बाद आ जाता है आपके जो दो टाइप्स, जैसे मैंने आपको ये एंड वाला रीजन है, एक एंड ओरिजिन है, एक एंड जो है इंसर्शन, उसके बीच में बेली होती है। वो बेली जो है उसमें आपके पास जो बीच वाला पार्ट है उसमें एक बेली होती है जिसको हम फ्लैशी पार्ट बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और उसके बाद एक फाइब्रस पार्ट होता है जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इलास्टिक भी नहीं होता। इसमें जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होएगी या रूफ लाइक, उसको हम टेंडन बोलते हैं। टेंडन का काम क्या होता है, आपके जो मसल है उसको बोन के साथ ज्वाइन करने का काम होता है टेंडन का। और एक और टर्म होती है लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन के साथ अटैच करना। तो यहाँ पे टेंडन है जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है या रूफ लाइक, जिसको हम टेंडन बोलते हैं। और इसका जो फ्लैटन होता है, फ्लैटन पार्ट, उसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस, ठीक है। जो फाइब्रस पार्ट है उसका एक जैसे टेंडन हो गया, एक को हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। जो टेंडन है वो रिसीव करता है गोल्जी टेंडन नर्व एंडिंग्स को, मतलब उसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं जिसको हम गोल्जी नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके स्ट्रक्चर्स गिवन है जो आपके स्ट्राइएटेड, जैसे यहाँ पे देखो ये इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करी गई है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। अब यहाँ पे जैसे ये आपके एक गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो है आपका, अगर मैं इसके रिस्पेक्टिव बात कर रही हूँ तो ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये वाला एक मसल है हमारी फोर आर्म के लिए है, बहुत सारे मसल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्रैंकियो रेडियलिस की बात करूँ, यानी कि ब्रैंकियो टर्म आप जब फर्दर आप इस चैप्टर को स्टडी करते जाओगे ना, तो आपको ये टर्म जो है डिफरेंट टर्म ये आपको माइंड में बैठ जाएगी, फिर आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये कौन सा मसल है, ठीक है। अभी के लिए जैसे हमने पीछे जॉइंट्स में बात करी थी अबडक्शन और एडक्शन, वहाँ पे हमें एंड तक आते आते वो टर्म्स पूरे तरीके से क्लियर हो गई थी। अभी इस चैप्टर में भी ऐसा है कि आपको ब्रैंकियो टर्म क्यों लिखी है। अब देखो ब्रैंकियो जो है ना, इसने आपकी जो आर्म है ना लिम्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो रेडियलिस इसलिए क्योंकि आपकी रेडियल जो बोन है उसकी बात करी है। तो यहाँ पे जो मसल कौन सा हो गया, ब्रैंकियो रेडियलिस, यानी कि आपकी फोर आर्म का जो मसल है उसकी बात करी। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है तो ये इसका ओरिजिन है, ये इसका क्या हो जाएगा इंसर्शन, और ये बीच वाला क्या है इसकी बेली, ठीक है। तो ये पार्ट है तीन जिसको आप समझने की ज़रूरत है, जानने की, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन कर रहा है, ये वाला। उसके बाद जो आपके स्ट्राइएटेड मसल है उनके स्ट्रक्चर की बात करी गई है कि जो आपने स्टार्टिंग में बात करी कि जो
आपका मसल है, स्ट्राइएटेड मसल, वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। हर एक जो मसल है वो बना किससे होता है, बहुत सारे मसल फाइबर से। इस टर्म को थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग पे प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं आपको पहले एक चीज़ बताती हूँ। ये देखो, एक जो मसल होता है ना, एक जो मसल है वो बहुत सारे फैसिकुलाई से मिलकर बना होता है। वो फर्दर फैसिकुलाई बहुत सारे फाइबर से मिलकर बने होते हैं। जो फाइबर्स है वो बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और देन लास्ट पे हमारा मायोफिलामेंट आ जाए, यानी कि सबसे छोटा यूनिट जिसको हम सार्कोमेयर भी बोलते हैं, सबसे छोटा यूनिट जिसको आप मिलाते जाओगे तो आपके पास एक मसल बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हो, जैसे ये आपका है ओवरऑल मसल, उसके अंदर ये आपके आगे ये आपका मसल, उसमें छोटे छोटे फैसिकुलाई, हमने एक फैसिकुलाई को देखा, उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, फाइबर्स, मसल फाइबर्स। फिर मसल फाइबर्स में से एक को निकाला तो हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स में जो है हमने एक को निकाला तो हमारे पास मायोफिलामेंट आ गया। जैसे ऐसे बंडल्स एक साथ होते तो उसके छोटे छोटे यूनिट्स को निकालते जाओ तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, हर एक मसल जो है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। और हर एक मसल फाइबर, अगर आप एक मसल फाइबर को देखते हो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये आपके कार्डिक की है, तो आप अगर कार्डिक मसल को देख लो आप, ये एक जो है आपका, ये सारे क्या है, मसल फाइबर्स, ठीक है, ये मसल फाइबर ही है ना। तो अब क्या होता है कि जो मसल फाइबर है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जैसे आप उसका भी ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल वाले का, स्केलेटन की बात करें तो आप स्केलेटन वाले का ड्रॉ कर सकते हो। तो स्केलेटन वाले में भी आप देखोगे कि बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होएगा सिंपल वाला, स्केलेटन वाला जो है। और इसमें आपके पास क्रॉस स्ट्राइएटेड सिलेंडर सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में क्रॉस स्ट्राइएटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। उन क्रॉस स्ट्राइएटेड सिलेंडर सेल्स को हम मायोसाइट्स, मायो टर्म यहाँ पे भी आ जाए, समझ आना, मसल के साथ बात करी गई है। और साइट टर्म हमेशा सेल के लिए होती है। ये जो बनी होती है सार्कोलीमा, सार्कोलीमा जैसे मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बता दिया है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो डिफरेंट में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुनोगे, यहाँ पे सार्कोलीमा टर्म यूज़ करोगे। इसके जो स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सार्कोप्लाज्म। इसमें जो ER होता है उसके लिए हम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि आपने स्केलेटन में जब भी स्ट्राइएटेड मसल बात कर रहे हो तो आपके माइंड में सार्को टर्म होनी चाहिए। हर बात पे सार्को टर्म लगेगी, चाहे वो कहीं पे भी आप स्ट्राइएटेड मसल की बात कर रहे हो। उसके डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट के लिए हमारे पास जो है सार्को टर्म आ जाती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के लिए सार्कोलीमा, साइटोप्लाज्म के लिए सार्कोप्लाज्म, और फर्दर जो ER है उसके लिए जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये ऐसे ये फर्दर आपके स्ट्रक्चर इसकी बात करी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये सारी स्ट्रक्चर को समझ लो, देन यहाँ पे आप ये चीज़ समझ जाओगे जो भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये एक छोटा सा सब यूनिट, मैंने जैसे आपको बताया कि जो मसल है वो सबसे जो छोटा यूनिट है उसका होता है सार्कोमेयर। तो हमने ये सबसे छोटा यूनिट निकाल लिया है, जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर हमें एक मसल देते हैं। यानी कि जैसे यहाँ से आपने मसल स्टार्ट किया, उसे छोटा छोटा निकालते गए, तो इसको आगे आप नहीं फर्दर तोड़ सकते, ये सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। इसमें दो बैंड्स होते हैं, एक होता है आई बैंड और एक होता है ए बैंड। आई बैंड होता है आइसोट्रोपिक बैंड और एक ए बैंड होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। इसमें जो ये आपके पास है थिन, अभी यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझने वाली है, ये वाली लाइंस है, ये इसको जेंट लाइंस बोलते हैं। इसमें एक होती है एम लाइन भी होती है, ठीक है। ये आपकी थिन बैंड है, थिन फिलामेंट है, ये आपका थिक, इसकी आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो ये थिन है, ये थिक है।
अब ये थिन और थिक यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये जो आपका है ना ये थिन है, तो थिन और थिक में क्या हो, जैसे हम ये जो थिन बैंड होते हैं ज़्यादातर किसके बने होते हैं, एक्टिन के बने होते हैं, और जो थिक बैंड्स होते हैं वो मायोसिन के बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब आप फर्दर इसकी इस छोटे लेवल पे और भी मतलब इसको जो इसकी टाइप स्टडी फर्दर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मायोसिन और जो एक्टिन है वो क्या है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे बनाते, यहाँ पे उन्होंने नहीं बनाया, अब कि यहाँ पे ऐसे शो आपको कुछ डायग्राम्स में ऐसे देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये आपकी जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ जो अटैच होता है वो वाली कवरिंग होती है। यानी कि जैसे आपका अगर मैं एक मायोसिन फिलामेंट ड्रॉ करती हूँ तो उसमें ज़्यादातर आपके पास दो साइड्स होती है, दो हेड्स होते हैं, और उसमें दो जो टेल्स हैं वो पूरे अच्छे से कर्ल हुई होती हैं। एक होती है आपकी एटीपी बाइंडिंग साइड और एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइड। तो ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे ये मायोसिन के हेड्स हैं जो एक्टिन और मायोसिन को अटैच करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आई बैंड है, यहाँ से इन कवरिंग से ये सारा आपका आई बैंड है और ये आपका ए बैंड है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए, आपको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप समझ सकते हो कि ये वाले जो एरिया, ये सारा का सारा आपका क्या है, आई बैंड, ठीक है। और ये वाला भी साइड ये आई बैंड है, यहाँ पे उन्होंने सब एक जैसा कर दिया है। ये आपकी अकेली जेड लाइन है जो कि एक सार्को मेयर को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कहते हैं कि एम्बेडेड इन द सार्कोप्लाज्म देयर आर सेवरल हंड्रेड न्यूक्लियाई अरेंज्ड एट द पेरिफेरी। यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे जो न्यूक्लियाई है जो पेरिफेरी पे एंडिंग्स पे प्रेजेंट है, जो सार्कोलिमा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाद। और इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड्स, जिसको हम मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स, ठीक है। हर एक मायोफिब्रिल जो है वो आपको अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड शो करेगा, ठीक है। इसमें जो अल्टरनेट जो आपके अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स हैं, तो जो आपका डार्क बैंड है आप देख सकते हो उसको हम बोलते हैं ए बैंड, जिसको हम एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं, और लाइट बैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। और ये जो बैंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्रॉस टाइशन शो करते हैं। और इन द मिडल ऑफ डार्क बैंड के मिडल में जो ये स्पेस है इसको हम एच बैंड बोलते हैं, ठीक है। इन द मिडल ऑफ आई बैंड देयर इज़ अ डार्क जेड लाइन और क्रेजियूज मेम्ब्रेन। सिर्फ आप ये समझो कि जो आपके एक सार्कोमेयर है जहाँ से एक जेड लाइन और दूसरी दोनों जेड लाइंस के बीच में जो है उसको सार्को मेयर बोलते हैं, ठीक है। दो आपका जो फर्दर दो सार्कोमेयर्स को सेपरेट करती हैं उनको हम बोलते हैं जेड लाइन। आप ऐसे इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके फर्दर उन्होंने बता दिया जो हमने पहले भी स्टडी कर लिया। उसके बाद आ जाता है स्पोर्टिंग टिश्यू। अगर मैं स्पोर्टिंग टिश्यू की बात करूँ तो स्पोर्टिंग टिश्यू में आप क्या करोगे, इसमें आपको कवरिंग, जैसे आपने मसल की बात करी कि मसल को जो है फर्दर फैसिकुलाई, जब आप मसल को तोड़ते हो तो आपको फैसिकुलाई मिलती है, फैसिकुलाई को तोड़ते हो तो फाइबर्स, मसल फाइबर्स मिलते हैं, मसल फाइबर्स को तोड़ते हो तो मायोफिब्रिल्स मिलते हैं, और फर्दर मायोफिब्रिल्स को तोड़ते हो तो आपके पास मायोफिलामेंट्स मिलते हैं। तो जो तोड़ने में जो आपका जो जैसे ये बंडल्स हैं, तो इन बंडल्स को आपस में इकट्ठा कैसे कर कर रखा गया। जैसे ये देखो, जैसे ये सारे आपके हैं मसल, ठीक है, ये इसके साथ टेंडन्स अटैच हैं, या ये जो आपका मसल है, ठीक है, मसल की जो कवरिंग है उसकी बात करेगी। जैसे ये एक पूरा मसल है, एक पूरे मसल को आप जो कवर करती हैं कवरिंग, उसका नाम होता है एपिमाइजियम। मतलब इंटायर मसल को कवरिंग जो है उसका नाम है एपिमाइजियम।
देन अगर आप उसका एक बंडल निकालते यानी कि आप उसका फेसिकुलाई निकालते हो तो फेसिकुलाई की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिमाइजियम। देन जब हम फेसिकुलाई के अंदर मसल फाइबर्स को निकालते हैं तो उसकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोमाइजियम। ठीक है, और इसके लिए आप एक और टर्म सार्कोलिमा भी टर्म यूज़ कर लेते हो। ये बस ये दिमाग में रखना कि एक कवरिंग है जो हम लोग जनरली एंडोमाइजियम और सार्कोलिमा में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंडोमाइजियम पूरे के पूरे मसल फाइबर को बाहर से कवर करने वाली कवरिंग है, और सार्कोलिमा जो है वो जो आपका मसल फाइबर है उसकी जो है सेल मेम्ब्रेन है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है, सार्कोलिमा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं जो इसमें टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो हमारे इसमें जो टाइप्स ऑफ मसल्स है उसमें टाइप 1 फाइबर्स आ जाते हैं, टाइप 2 फाइबर्स आ जाते हैं, और देन हम इसके बाद थर्ड आ जाता है इंटरमीडिएट फाइबर्स। ठीक है, तो ये तीनों जो टाइप्स है फाइबर्स की, यहाँ पे जो आपकी टाइप 1 है और टाइप 2 है, ये दोनों आपके रेड फाइबर और आपके पेल फाइबर यहाँ पे अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जो यहाँ पे किया वही उन्होंने वहाँ पे बात करी है। और इंटरमीडिएट फाइबर, अगर सबसे पहले हम ये जो आपके स्लो टाइप हैं, स्लो टाइप फाइबर्स, और अगर हम फास्ट टाइप फाइबर्स की बात करें तो इन दोनों का नाम, जो आपके रेड जो मसल्स होते हैं उनका नाम है टाइप 1 जहाँ स्लो फाइबर्स, और जो आपके पेल वाले हैं जो वाइट वाले उनका नाम है टाइप 2 जहाँ फास्ट फाइबर। तो इन दोनों का हम डिफरेंस से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जो आपका रेड फाइबर्स होते हैं जहाँ टाइप 1, जहाँ पेल फाइबर्स या टाइप 2, यहाँ पे अगर सबसे पहले देखें तो आपके रेड फाइबर्स छोटे होते हैं, पेल फाइबर्स बड़े होते हैं। जो रेड फाइबर्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हो रेड कलर से ही मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है। और वाइट वाले जो हैं यानी कि पेल वाले जो हैं उनको कम ब्लड सप्लाई होता है, इसी वजह से उनका कलर भी पेल में है और वाइट में हो। उसके बाद इनको नर्व फाइबर्स इसमें जो नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो नर्व सप्लाई रेड वाले में कम है, पेल वाले में ज़्यादा है। तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई रिवर्स से आप ये ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है ये स्लो करते हैं और ये जो है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और उसके बाद जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन है वीक होती है तभी स्लो करते, इसकी फास्ट है। ठीक है, और ये थकते बाद में ये जल्दी थक जाते हैं। और उसके बाद आपके जो रेड फाइबर्स है इसमें मायोग्लोबिन वो बहुत ज़्यादा, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ना मसल्स में जो ब्लड है उसकी बात करी गई है मायोग्लोबिन, और इसमें कम होता है मायोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। एटीपी और ग्लाइकोजन इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। ऑक्सीडेटिव एंजाइम इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है। और अगर मैं आपके इंटरमीडिएट फाइबर्स की बात करूँ तो ये जो रेड फाइबर्स और पेल फाइबर इन दोनों के बीच में जो आपकी आ जाते हैं फाइबर्स उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फाइबर, यानी कि ना तो ये जल्दी थकेंगे ना ही ये जल्दी आपके जो इनको मतलब ना ज़्यादा इनको नर्व सप्लाई होगी, तो बीच वाला सब कुछ इनके पास है। ठीक है, उसके लिए उससे पहले आप सेटिस्फेक्शन के लिए इसको भी एक बार रीड कर सकते हो, जो हमने वहाँ पे पढ़ा वही यहाँ पे बात करी गई है कि शो स्लो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करते हैं, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है ग्लूटेक्स मैक्सिमस। ग्लूटेस मैक्सिमस जो है आपका हिप का मसल है, उसकी बात करी गई है। और उसके बाद ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बहुत ज़्यादा है, बट फॉस्फोराइलेज जो है वो कम है। और ये जो एरोबिक जो है मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो आपके स्लो फाइबर्स हैं वो जो मतलब उनको थकावट जो है उसके लिए रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जल्दी थकेंगे नहीं।
उसके बाद आपके फास्ट आ जाते हैं, यहाँ पे इसको स्लो टॉनिक बोलते हैं, यहाँ पे फास्ट फेसिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर होती है। इसमें आपका पेल कलर का होता है या फिर आप वाइट बोल सकते हो। इसमें मायोग्लोबिन कम होता है, इसी वजह से इसका कलर ऐसा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज़्यादा थे, इसमें कम होएंगे, इससे उल्टा है सब कुछ। इसमें ग्लाइकोजन और फॉस्फोराइलेज जो है वो कम था, इसमें ज़्यादा आ जाएगा। और लास्ट पे ग्लाइकोलिटिक रेस्पिरेशन, जैसे उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें कौन सी रेस्पिरेशन है, ग्लाइकोलिटिक रेस्पिरेशन के कारण जो आपके फास्ट फाइबर्स हैं वो इजीली थक जाते हैं, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज वाली रेस्पिरेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे देखो आपने ग्लाइकोजन की अमाउंट किसी में ज़्यादा बोली है इसमें, तो ग्लाइकोजन के ज़्यादा होने की वजह से ग्लाइकोलिटिक रेस्पिरेशन की वजह से यहाँ पे ये जल्दी थक जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, इस वजह से जल्दी थकते नहीं हैं। और ये दोनों का मिक्सचर है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बात करेगी कि ये रिलेटिवली रेजिस्टेंस होते हैं थकावट से, फटीग से जल्दी मतलब रेजिस्टेंस रखते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक आ जाता है फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स। तो फेसिकुलर आर्किटेक्चर जो मसल्स है उसमें हम डिफरेंट मसल्स की बात करेंगे जो अब तक हम बोल रहे हैं, यानी कि आप मसल्स के नेम याद करोगे, कौन सा मसल कैसा हो सकता है, खुद नेमिंग अंडरस्टैंड करोगे। उससे पहले आप ये जो नॉर्मल टर्म्स हैं वो स्टडी कर लो। थैंक यू।